नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आज धारावी की खबर के साथ। वो जगह जिसे शहर का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन आज जिस तरह से केसेस कम आ रहे हैं, अब यहाँ के लोग मुंबई वासियों को बचाने के लिए मिशन पर निकले हैं। देश का पहला स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पर प्लाज्मा के लिए लगाया गया। मिशन की शुरुआत तो धारावी के पुलिस वालों ने की, लेकिन इससे 400 से ज्यादा लोग जुड़े। जिस धारावी से पूरी मुंबई डरी, आज वही धारावी मुंबई के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए सामने आई है। धारावी में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप लग रहा है और इसके लिए शुक्रवार को यहां प्लाज्मा स्क्रीनिंग रखी गई। कोरोना को मात दे चुके पुलिस जवानों के साथ साथ यहां के कोरोना नेगेटिव हुए आम लोगों को मिलाकर 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जिनका भी नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे आना है, इनका सारा टेस्टिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद बीएमसी ने कॉल करके बुलाएगा डोनेशन के लिए, क्योंकि इनमें वो एंटीबॉडीज बने रहते हैं। और ये जो करेंटली हमारे पास हॉस्पिटल में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस है कोरोना के, ये हम उन्हें देंगे। तो एक्चुअली ये ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। स्क्रीनिंग के नतीजे 24 घंटे में आएंगे। सोमवार 27 जुलाई को प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने की योजना है। वैसे इस तरह के प्लाज्मा डोनेशन कैंप पर सवाल भी उठ रहे हैं। 400 लोग हैं, उन्होंने हमें बोला कि हम ये दे सकते हैं करके ऐसे, तो उसमें से 400 लोगों में से फिर हमने यहाँ पे कैंप लेके उनके ब्लड सैंपल जमा करना शुरू किए हैं। और अभी ब्लड सैंपल लेने के बाद ये ब्लड टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे उनकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी तो उनको ये केईएम, सायन, नायर और कस्तूरबा ऐसे 4 जगह पे ये प्लाज्मा रिसीविंग का मशीन है, वहाँ पे उनको हम हमारे बीएमसी के खर्चे से उनको लेके जाएंगे। उनका प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा और उनको एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप प्राउड प्लाज्मा डोनर हो धारावी के। पूरे देश में पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप है और यहाँ पे 2-3 दिन से प्रोसेस चालू है। पहले पुलिस के जो हमारे कर्मचारी थे उनका पूरा टेस्टिंग किया जा रहा है, स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है और रोज़ साधारण 50 से 100 लोगों का स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। 27 तारीख तक 500 लोगों का स्क्रीनिंग पूरा किया जाएगा। अब तक धारावी में 2492 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें धारावी पुलिस स्टेशन के 24 और इसी इलाके के शाहू नगर पुलिस स्टेशन के 26 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धारावी पुलिस ने तय किया है कि आम जनता से पहले वो खुद प्लाज्मा डोनेट करेगी। वैसे इस पूरी मुहिम की शुरुआत भी धारावी पुलिस ने ही की है। पुलिस ने ही अगर डोनेट किया करने का चालू किया तो हम लोग को हक से बोल सकते हैं हमने डोनेट किया है, अभी डोनेट करो करके। और इसमें पुलिस वाले भी थोड़ा पहले से सामने नहीं आते थे, इसलिए हमारे एडिशनल सीपी प्रभु साहब उन्होंने डोनेट करने का सोच लिया है। उनका भी स्क्रीन टेस्ट हुआ है, तो वो पहले डोनेट करेंगे, उसके बाद सब पुलिस डोनेट करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। पुलिस के इस नेक कदम ने लोगों में जोश भरा है। अब धारावी की बड़ी तादाद शहर के जरूरतमंदों को जीवन देने के मिशन पर चल पड़ी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली के कोविड केयर सेंटर से बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। यहां कोरोना वायरस के इलाज के लिए भर्ती एक लड़की के साथ रेप करने का आरोप यही भर्ती एक लड़के पर लगा है और एक दूसरे लड़के ने इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया है। शरद शर्मा इस खबर पर सारी जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के एक कोविड केयर सेंटर से बहुत ही शर्मनाक, दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एडमिट एक नाबालिग लड़की का रेप यहीं पर एडमिट एक लड़के ने किया और एक दूसरे लड़के ने उस पूरी घटना का वीडियो बनाया। दरअसल 11 जुलाई को जब जो पीड़िता है वो पॉजिटिव हुई तो इस कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुई। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने कैरम खेलने के बहाने इन 2 लड़कों से, जो आरोपी हैं, इनसे इंट्रोड्यूस कराया। 15 जुलाई की बात है, पीड़िता के मुताबिक 15 जुलाई को जब वो रात को टॉयलेट गई तो इन 2 लड़कों ने उसको अकेला पाकर जो कपिल नाम का लड़का है उसने उसके साथ रेप किया और जो दूसरा लड़का है लक्ष्य, उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और बाद में ये धमकी दी कि अगर उसने एक बात किसी को बताई तो उसको जान से मार देंगे। और जब बात नहीं बनी तो अपनी माँ के साथ जो है माफ़ी भी उसने जो है लड़की से मांगी, ऐसा पीड़िता का कहना है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच जारी है। उसकी जांच करवा रहे हैं, पुलिस केस भी रजिस्टर हो गया है, तो जो भी दोषी हैं उन लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। इस पूरी घटना में सवाल ये है कि कोविड केयर सेंटर के अंदर मेल और फीमेल वार्ड अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में कैसे ये लड़के
उस नाबालिग पीड़िता लड़की के वॉशरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गए और सिक्योरिटी क्या कर रही थी। फिलहाल इन दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये कोरोना पेशेंट भी अभी हैं तो इनको फिलहाल अज्ञात जगह पर ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए दी जाने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए महाराष्ट्र के एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पुलिस और क्राइम ब्रांच से मदद मांगी ताकि छापेमारी बढ़ाई जा सके। जिस दिन मैंने उनको एडमिट किया उसी दिन डॉक्टर ने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था रेमडेसिविर और टोसिलिमैब, ये दोनों इंजेक्शंस उन्हें चाहिए। मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत ज़रूरी थे। मैंने सोचा मैं नज़दीकी मेडिकल में जाके वो उनको लाके दूंगी, बट वो इतना इजी नहीं था। 2-3 मेडिकल्स में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैं 48 आवर्स में पूरा भागदौड़ करके मैंने उसको लाया भी, अवेलेबल कर दिया। बट मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो उसकी रेट थी, उसकी एमआरपी थी, उससे ज़्यादा पैसा मुझे उन लोगों को देना पड़ा। इस महिला की ही तरह कई लोग कोरोना काल में महंगे दामों में दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर दवाइयों की कमी बरकरार है। लिहाजा अब कालाबाजारी को रोकने के लिए एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की मांग की है। मैंने कल मुद्दा यह उठाकर बात की और सीएम साहब और होम मिनिस्टर हम सब मिलकर आगे आने वाले दिनों में जहां भी ये कंप्लेंट्स आने वाले हैं, पुलिस के माध्यम से ज़्यादातर हमारे विभाग में लोगों की कमी होने के कारण हम ज़्यादा इस पर कार्रवाई नहीं कर सक रहे, लेकिन पुलिस के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस पर बाकी शहरों में भी हम इस बारे में काम करेंगे। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर झेल रहे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार इन दवाइयों की कालाबाजारी जारी है। अब तक प्रशासन की ओर से मीरा रोड से 4 रेमडेसिविर, मुलुंड से 13 रेमडेसिविर, थाने के नौपाड़ा से 2 रेमडेसिविर, एक टोसिलिजुमैब और उल्लासनगर में टोसिलिजुमैब की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टरों के अनुसार 4 महीने होने के बावजूद दवाइयों की कमी बरकरार है। हमको ये नहीं जानना चाहते कि भाई कौन सी बॉडी है जो ये अप्रूवल देगी या सैंक्शन करेगी, हम तो उसमें पढ़ते नहीं है ना, हमको ये पता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये मरीज़ को ये दवाई देनी है तो कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त यही है और गुजारिश यही है कि हमको ये दवाइयाँ मिलें और हमको दवाइयाँ वक्त पे मिले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमको दवाई वो 2 दिन बाद मिलनी हो। प्रशासन जहां कालाबाजारी को रोकने की कोशिश कर रही है तो वहीं इनकी कालाबाजारी होने का एक अहम कारण है दवाइयों की कमी, और जरूरत है कि प्रशासन उसे भी बढ़ाने की कोशिश करे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से, जहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने अपने अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। वजह रही डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमले और घटिया दर्जे के पीपी सूट, जिसकी वजह से इनमें संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु का विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर्स खासा नाराज हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर कर्नाटक में 3 बार उन पर हमले हुए। हाल ही में बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद एफआईआर के मुताबिक झड़प हुई। 17 तारीख को बिदर में और फिर 22 तारीख को बेलगावी में भी 5 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए। हालात इतने खराब हो गए कि गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस में ही आग लगा दी। वैसे तो हमारी 11 मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग है सुरक्षित माहौल, ताकि हम अपना काम कर सकें। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात पर ध्यान दे और कार्रवाई करे। सुरक्षा के अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग भी शामिल है। साथ ही साथ पीपीई किट और मास्क को लेकर भी ये डॉक्टर्स नाराज हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डॉक्टर भी परेशान हैं और मरीज भी। ऐसे में बेहतर होगा कि दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें और आपा न खोएं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भाभी जी पापड़ पैकेट पकड़े हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि महामारी से लड़ने के लिए ये मददगार है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि पापड़ खाने से मानव शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि भाभी जी पापड़ आत्मनिर्भर भारत के तहत बाजार में आई है। इसमें वैसे खाद्य तत्व हैं जो कि एंटीबॉडी बनाने में मदद कर सकते हैं। ये वायरस से लड़ने में मददगार साबित होंगे। साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। और इसी के साथ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 85 साल की दादी की लाठी काठी का वायरल वीडियो। जय भवानी, जय शिवाजी। सोशल मीडिया फेक फॉलोअर्स रैकेट में अब बॉलीवुड और क्रिकेट के बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम 175 लोगों से पूछताछ कर सकती है। पहले अभिषेक दौड़े और अब कासिफ मंसूर। सोशल मीडिया फर्जी फॉलोअर्स रैकेट में पुलिस अब तक 2 गिरफ्तारी कर चुकी है। इन दोनों से पूछताछ में CIU को 175 के करीब इन्फ्लुएंसर का नाम पता चला है जिन्होंने फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने वाली सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्मों की मदद ली है। सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर हो, जो भी है, उससे उसका वो जो बिजनेस में उसका वैल्यू बढ़ जाता था। तो ये फायदा लेने के लिए इनसे फॉलोअर्स और लाइक्स खरीदते थे। मामले में अब तक 21 इन्फ्लुएंसर का बयान दर्ज हो चुका है जिनमें से 16 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान हुआ है। खास बात है कि पुलिस के राडार पर बॉलीवुड की 2 बड़ी अभिनेत्रियां और क्रिकेट जगत का एक बड़ा खिलाड़ी भी है। जांच कर रही एसआईटी सूत्रों के मुताबिक सभी प्रमुख सोशल मीडिया से इनके फॉलोअर्स की जानकारी मंगाई गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को ऐसे 68 सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्मों का नाम पता चला है जो सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स, व्यूज और लाइक बढ़ाने के गोरखधंधे में शामिल हैं, जिनमें से एक कंपनी फ्रांस की भी है। एसआईटी अब इन सभी की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV। सुशांत सिंह राजपूत केस में बांद्रा पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को समन किया है और उनकी लीगल टीम ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा, हमारी क्लाइंट चाहती हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में आपका सहयोग करें, लेकिन वो पिछले 17 मार्च से ही अपने मनाली वाले घर पर हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए इस समय ट्रैवल नहीं कर सकती। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सवाल उपलब्ध कराएं जिसका वो उत्तर दे सकें। आपको बता दें कि पिछले महीने मुंबई में अपने अपार्टमेंट में सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित रूप से आत्महत्या कर लेने के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड में कथित भाई भतीजावाद को लेकर कड़ी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत इसके शिकार थे। और अब आइए आपको दिखाते हैं पुणे की एक 85 साल की दादी का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नामी एक्टर्स इनकी चर्चा कर रहे हैं और इनकी मदद करना चाहते हैं। पुणे की शांताबाई पवार की उम्र 85 साल है, लेकिन वो जिस तरह से लाठियां भांजती हैं वो देखने लायक है। 8 साल की उम्र से ही वो ये करती आ रही हैं और इस आर्ट में माहिर हैं। घर चलाने और कुछ बच्चों की मदद के लिए वो ऐसा करती हैं जिसे देखकर लोग कुछ पैसे दे जाते हैं। वैसे तो लाठी बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन शांताबाई के लिए ये हुनर का जरिया भी है और पेट का सहारा भी। उनके चर्चे इस कदर बड़े हैं कि सोनू सूद से लेकर रितेश देशमुख तक उनके संपर्क में आना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।